हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अवकारक ऑक्सीकारक के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित भोजन क्यों दुर्गंधित होता है ये सब पढ़ा था। उससे आगे समझते हैं। अब उसके आगे क्या है, दहन। तो दहन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। क्या होता है दहन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम सांस लेते हैं उसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश और ऊष्मा दे तो वो क्या कहलाता है, ऐसी प्रक्रिया दहन कहलाती है। अब दहन के पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व मतलब क्या, जो दहन के होने में सहायक हो, दहन के होने में सहायक हो। तो जैसे दहन का पोषक तत्व में वह पदार्थ जो जलने के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाता है, दहन का पोषक तत्व कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर नहीं रहेगी तो दहन की क्रिया नहीं होगी। दहन का डेफिनेशन ही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो दहन के लिए पोषक तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब समझते हैं दहन के अपोषक पदार्थ, जो दहन के लिए आवश्यक नहीं है, जो दहन को अपोज करता है, मतलब कि दहन को रोकता है। तो वह पदार्थ जो जलने में आवश्यक नहीं है, दहन का अपोषक तत्व कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखेंगे कि अग्निशामक यंत्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। क्योंकि वह जो दहन की क्रिया होती है, वहाँ दहन को रोकने के लिए अग्निशामक में क्या दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दहन का अपोषक तत्व होगा। समझ में आया? ठीक, उससे आगे समझते हैं अब कि किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। वो क्या क्या है तो हम देख लेते हैं उसको एक एक करके। तो ऑक्सीजन का होना, पहला तो है कि क्या होगा, ऑक्सीजन तो रहना चाहिए हर हाल में, तो ऑक्सीजन का होना। दूसरा, ज्वलनशील पदार्थ का होना। और तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलनशील पदार्थ क्या मतलब, जो जले, ऐसा नहीं कि अब जलने वाला पदार्थ रहेगा ही नहीं तो हम जलाएंगे किसको, दहन होगा किसमें। इसलिए क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। अब तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या होती है, तो ज्वलन ताप क्या होता है समझते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है तो उस ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कागज को जलाने में जितना हमको ताप नहीं चाहिए, उससे कम, मतलब कागज को कम चाहिए जलाने के लिए। हल्का भी देखिए, माचिस की तीली लेके अगर जलाएंगे तो तुरंत लग जाता है, उसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। लेकिन इसका ज्वलन ताप ज़्यादा है, इसको ज़्यादा देर ताप देंगे तब ये जलेगा। तो यही होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वो होता है जो मतलब जिस स्थिति पर जाके जलना प्रारंभ कर लेता है, तो वो क्या होता है, ज्वलन ताप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आगे समझते हैं। अभी एक नोट में देख लेते हैं। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना न्यूनतम रहेगा वह पदार्थ उतनी ही जल्दी जलेगी। तो ज्वलन ताप के बारे में हमने समझा था। तो क्या होता है कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना न्यूनतम होगा, मतलब क्या, जितना कम होगा, क्या मतलब कम रहेगा, वह पदार्थ उतनी ही जल्दी जलेगी। ठीक, अब उसके आगे समझते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है तथा ईंधन को वायु में जलाकर पैदा की जाती है, क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाला क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। अब समझते हैं, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो मोमबत्ती के जलने ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है, इसके जो ये ज्वाला होते हैं इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं मुख्यतः। तो कौन कौन होते हैं? पहला होता है आंतरिक भाग। पहला क्या होता है, आंतरिक भाग। दूसरा क्या होता है, मध्य भाग। क्या होता है, मध्य भाग। और तीसरा होता है आपका, वो होता है बाह्य भाग। क्या होता है, बाह्य भाग। अब समझते हैं एक एक करके। अब समझते हैं आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है, आंतरिक भाग में।
तो ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र, मतलब क्या, जो जलती नहीं है ज्वाला में, तो यह काला रंग का होता है। आपको देखते होंगे कभी कभी ये अंदर में काला दिखते रहता है, तो वो क्या है, वो मोमबत्ती का क्या पहला भाग है, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक भाग कहते हैं। वो किस रंग का होता है, वो काला रंग का होता है। अब उसके बाद समझते हैं मध्य भाग। यह ज्वाला का आंशिक दहन होता है। आंशिक दहन जब भी होगा तो वो कैसा रंग देगा, वो पीला रंग देगा। वो कैसे रंग का होता है, वो पीले रंग का होता है। तो जब आप देखते होंगे ये इस रंग का, इसमें आपको पीला रंग दिखेगा। जब कोई भी ईंधन का दहन अगर पूर्ण रूपेण होता है तो वो रंग अलग रहता है, अगर अपूर्ण दहन होता है तो उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कैंडल को जला के, मोमबत्ती को, तो क्या दिखेगा आपको, पीला दिखेगा। उसके बाद बाह्य क्षेत्र, यह ज्वाला का पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र है। क्या है, बाहरी क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें इसका रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है। जब भी नीला रंग अगर जले, जब कोई चीज़ जलाने पर नीला अगर जले तो वो समझ जाइए कि वो पूर्ण दहन हो रहा है। क्या होता है, पूर्ण दहन हो रहा है। तो पूर्ण दहन में क्या होता है, नीला रंग। अब समझते हैं क्या होता है कि आंतरिक क्षेत्र में, इसमें ताप न के बराबर होता है। ये ताप न के बराबर होता है, मतलब ताप होता ही न हो। दूसरा होता है मध्य क्षेत्र, इसमें थोड़ा ताप होता है। क्या होता है, थोड़ा ताप होता है, थोड़ा। लेकिन यह कैसा होता है, चमकदार होता है। इससे क्या होता है, प्रकाश ज़्यादा दिखता है। जो हमको प्रकाश मिलता है वो किससे दिखता है, ये दिखता है मध्य क्षेत्र से। किससे दिखता है, मध्य क्षेत्र से दिखता है। इसी ये कैसी होती है, ये चमकदार होती है। तो इसका उसके बाद है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र होता है पूर्ण दहन होता है, तो ये सबसे गर्म भाग होता है। ये बाह्य क्षेत्र क्या होता है, यह सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग होता है, गर्म भाग होता है। ठीक, तो हमने समझ लिया मोमबत्ती के तीनों क्षेत्र। तो क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। अब उससे आगे समझते हैं संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या, खराब होना, जैसे जंग लगना, उसी में। तो जब कोई वस्तु नमी, वायु, प्रकाश या अम्ल से अभिक्रिया करके अपने परत पर अवांछनीय, मतलब क्या अवांछनीय, मतलब क्या, जिसका कोई जरूरत नहीं है, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का क्या डिफिनीशन है कि जब कोई वस्तु नमी, वायु, प्रकाश या अम्ल से अभिक्रिया करके अपने परत पर अवांछनीय पदार्थ निर्माण करता है तो क्या कहलाता है, वो संक्षारण कहलाता है। अब उससे आगे समझते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। मतलब विकृत गंधिता क्या होता है, गंध करना। तो तेल या वसा से बने भोज्य पदार्थ उपचयन क्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध, मतलब जो सहने योग्य गंध नहीं होता है, जिसको दुर्गंध कहते हैं, और खट्टे स्वाद, क्या, खट्टे स्वाद का उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता क्या होता है, समझ लिए कि तेल या वसा से बने भोज्य पदार्थ और उपचयन क्रिया के कारण जिसमें अरुचिकर गंध या खट्टे स्वाद का उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। अब उससे आगे समझते हैं एक नोट में कि एलपीजी गैस के सिलेंडर में एथिल मरकैप्टन, क्या, एथिल मरकैप्टन, जिसको कहते हैं C2H5SH, तो ये थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है, जिससे गैस का रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाता है। अगर एथिल मरकैप्टन अगर सिलेंडर में नहीं दिया जाएगा तो हम और आपको गैस रिसेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए पता चलने के लिए क्या मिला जाता है, एथिल मरकैप्टन। क्या मिला जाता है, एथिल मरकैप्टन। अब देख लेते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे भी सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो दूसरा चैप्टर होता है अम्ल, भस्म एवं लवण। ये दूसरा आपका चैप्टर है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।